बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। उस क्लास में हमने तुमको बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। अब आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशंस के क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे रेजोनेंस में था कि वहाँ पर दो चीज़ें होती थी। एक तो होता था एबनॉर्मलिटी इन द बॉन्ड लेंथ, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस वहाँ पर सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में इंटर कन्वर्जन होता रहता था। और दूसरी चीज़ स्टेबिलिटी की बात थी। यानी क्या बात थी? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यानी जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। उसी तरीके से यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड लेंथ में एबनॉर्मलिटी आ जाती है। और इसमें भी क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स का पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ या पॉजिटिव चार्ज के साथ या ऑड इलेक्ट्रॉन्स के साथ डीलोकलाइजेशन होता है, जिससे सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में इंटर कन्वर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बदल जाती है और उसके साथ साथ उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म हो जाते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1, एबनॉर्मल बॉन्ड लेंथ। एबनॉर्मल बॉन्ड लेंथ। नॉर्मल बॉन्ड लेंथ की बात करें तो अगर ये है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी इथेन CH3, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम। इनमें कहीं पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं कर रहा है। अब हम बात कर दें प्रोपाइलीन की, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका क्या होता है? इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट करता है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पर हो जाता है और इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पर हो जाता है, जिसकी वजह से एक दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी बन जाएगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव। तो देखो, इस सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में कन्वर्जन होने का, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो गया। तो इस केस में क्या होता है? इन बॉन्ड लेंथ में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, यानी यहाँ ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है घट के 1.47 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, और ये डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.35 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ में ड्यू टू हाइपर, जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है उनके बॉन्ड में एबनॉर्मलिटी हो जाती है। एग्जाम्पल तुम्हारा प्रोपाइलीन है, जिसमें सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ घट करके 1.54 से घट के 1.47 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है इसका। और डबल बॉन्ड जो होता है वो बढ़ करके 1.35 यानी 1.33 से बढ़ करके 1.35 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एबनॉर्मलिटी आती है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। दूसरी चीज़ है स्टेबिलिटी ऑफ। दूसरा एग्जाम्पल एप्लीकेशन है डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स, यानी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले बात हम करते हैं एल्कीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन। इसका एक हाइड्रोजन एटम हम मेथिल ग्रुप से रिप्लेस कर दे तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन एटम भी हम इसका रिप्लेस कर देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन।
इसी तरीके से तीसरा हाइड्रोजन एटम भी हम रिप्लेस कर देते हैं एल्किल ग्रुप से, CH3, C डबल बॉन्ड CH3H, दिस इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। और इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3 और CH3, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो यानी एल्कीन का एक हाइड्रोजन मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो गया, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, 4 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, तो कोई ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगाते हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है, यहाँ पर अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इसमें कितने प्रेजेंट है? 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो यानी इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और प्लस ये ओरिजिनल यानी इसका स्ट्रक्चर, तो उसमें यानी जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं प्लस 1 जोड़ करके उसके उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इसी तरीके से डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये अल्फा कार्बन एटम हो गया और ये अल्फा कार्बन एटम हो गया, और दोनों अल्फा कार्बन एटम पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो यानी यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, यानी इसके 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में देखो, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा कार्बन एटम हो गया, ये अल्फा कार्बन एटम हो गया और ये अल्फा कार्बन एटम हो गया। क्या हो गया कि इस पर 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, और इसमें क्या हो जाएंगे? +1 मिला करके इसके 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। और इसी तरीके से इसमें देखो, तो इसमें 4 अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट है, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा, यानी इस पे 12 हाइड्रोजन एटम, 12 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा? ये 13 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। और इस एल्कीन पर कोई भी अल्फा कार्बन एटम नहीं है, और जब अल्फा कार्बन एटम नहीं है तो क्या हो जाएगा? इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, और जब अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, सिर्फ इसका एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो क्या बताया कि किसी मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है उसमें क्या हो रहा है? उसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन एटम बन रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा, दिस इज़ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। और इसके बाद ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, वो हो जाएगा। इसके बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम, फिर 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यानी तुम इस तरीके से कह सकते हो A, B, C, D और E, यानी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? E सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर D, फिर C, फिर B, फिर A, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसका निकल आएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताना चाहते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की अगर बात करें तो डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में यहाँ पर 2 आइसोमर बनेंगे, इसके 2 आइसोमर बनेंगे, यानी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। एक बन जाएगा CH3, CH डबल बॉन्ड C, CH3H, दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर। और इसी तरीके से एक दूसरा इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड CH, CH3H, दिस इज ट्रांस आइसोमर। होता क्या है इन सिस और ट्रांस में? ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल है और दिस इज लेस स्टेबल। क्यों? होता क्या है कि जब 2 एल्किल ग्रुप सेम साइड पर प्रेजेंट होंगे तो इनके बीच में यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, और ये स्टेरिक हिंड्रेंस इसके स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। और जब ट्रांस आइसोमर होगा तो ये 2 एल्किल ग्रुप एक दूसरे के अक्रॉस होंगे, जिससे कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा, और ये जो होगा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यानी सिस और ट्रांस आइसोमर में सिस आइसोमर जो होता है वो लेस स्टेबल होता है देन ट्रांस आइसोमर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरी चीज़ यानी निकालना है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस।
डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एल्किल ग्रुप, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एल्किल ग्रुप इन बेंजीन। नेक्स्ट है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एल्किल ग्रुप। यानी दिस इज टॉलिन, ये बेंजीन है और इस बेंजीन पर क्या है, CH3 ग्रुप अटैच्ड। अब ये जो CH3 ग्रुप है इट विल बी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, इट इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, इट इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग, इट इज नॉट मेटा, ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि देखो वही हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन यानी यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट है और इस अल्फा कार्बन एटम की में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो क्या होगा, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बन जाएगा CH पॉजिटिव और यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। और जब ये निगेटिव चार्ज ये प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन पर प्रेजेंट है, तो ड्यू टू रिजोनेंस इसका डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा CH पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ये निगेटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन पर प्रेजेंट है, तो ड्यू टू रिजोनेंस इसका भी डीलोकलाइजेशन हो जाएगा और एक दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर CH पॉजिटिव निगेटिव चार्ज। तो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इन इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकलाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, आर्थो पोजीशन पर और ड्यू टू रिजोनेंस इसकी पैरा पोजीशन पर और आर्थो पोजीशन पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। इस वजह से जब कभी भी इस टॉलिन पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो क्या होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पर होगी, तो इस वजह से क्या है, जो एल्किल ग्रुप है इट विल बी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। यानी क्या करेगा, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन और ड्यू टू रिजोनेंस ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ये मेथिल ग्रुप जो होगा ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। ये एक अल्फा हाइड्रोजन की बात हुई, इसी तरीके से ये भी क्या करेगा, यहाँ पर मूव करेगा और ये भी, तो यानी तीनों अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑपरेट करेंगे, जिसकी वजह से आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी और एल्किल सब्स्टिट्यूटेड यानी बेंजीन पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो मेथिल ग्रुप होगा इट विल बी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इसके आगे के एप्लीकेशन नेक्स्ट टर्न पर आपको बताएं।